गज़ल, रुदादे गज़ल। गज़ल पर्शियन भाषा से उर्दू भाषा को मिला एक बेहतरीन तोहफ़ा है। गज़ल आबरूए शायरी है। उर्दू गज़ल के बारे में उर्दू काव्य विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रोफेसर जनाब रशीद अहमद सिद्दीकी फरमाते हैं कि गज़ल ने उन्हें अच्छा बोलना भी सिखलाया है। गज़ल का उद्गम कैसे हुआ? इतिहास बतलाता है कि गज़ल एक अरेबिक शब्द है, लेकिन गज़ल को जो मान्यता पर्शियन, उर्दू, हिंदी, मराठी, गुजराती और अन्य भाषाओं में जो मिली है, उतनी अरेबिक में नहीं मिली। इतिहास यह स्पष्ट करता है कि गज़ल का जन्म अरब देशों के रेगिस्तानों में हुआ, जहाँ वहाँ के निवासी कबीलों में रहते थे। अपने सरदार को ही अपना वर्चस्व मानते थे और किसी एक धर्म के उपासक नहीं थे। मुस्लिम धर्म उस वक्त अस्तित्व में नहीं था। रात होते ही कबीलों के लोग एक साथ बैठकर कुछ आमोद प्रमोद करते थे। अपने सरदार की तारीफ में अक्सर कसीदा या स्तुति गान पढ़ने और गाने का भी चलन था। लेकिन कसीदा पेश करने से पहले वो दो पंक्तियाँ जिसमें प्रेम और प्रणय रस में डूबी हुई थी, तस्बीह पढ़ने का प्रघात था। समय बीतता गया, अरब के नागरिकों ने इस्लाम अपनाया और धर्म प्रचार के हेतु पर्शिया पर धावा बोल दिया। बहुतांश पर्शियन मुसलमान हुए और कुछ अपने धर्म को बरकरार रखते हुए हिंदुस्तान पहुंच गए। वही आज हमारे पारसी भाई है। पर्शिया में युद्ध के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी हुआ और साथ साथ संस्कृति तथा रीति रिवाजों का आदान प्रदान भी हुआ। अरबों का कसीदा और तशबीह पर्शियन साहित्य के पास पहुंची और पर्शियन कवि विद्वान थे, सब जानते हैं। रूमी जैसे अनुभवी थे, सौंदर्य उपासक थे, रसिक थे, जीवन के हर रंग से वो वाकिफ थे। कसीदा उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन तशबीह को उनके मन को ज़्यादा छू गई, तो दो पंक्तियों वाली मोहब्बत की दास्तान को बरकरार रखते हुए उन्होंने गज़ल का निर्माण किया। इतिहास यह भी लिखता है कि पर्शियन कवि रोडकी ईस्वी सन 880 से लेकर 950 तक तशबीह को कसीदा से अलग किया और प्रेम रंग में रंगी दो दो पंक्तियों वाली सबसे पहली गज़ल अवाम को पेश की। यह पर्शियन गज़ल धर्म प्रचारक आक्रांत तथा मुगलों के साथ साथ भारत में आई। भारत में इस काव्य प्रकार का स्वागत हुआ और वो बहुत सारे समय से गुजरती गई। प्रसिद्ध पर्शियन कवि अमीर खुसरो, जो 1200वीं सदी के थे, उसके पश्चात 400 साल के बाद 1700 में उर्दू का जन्म हुआ है। तो उर्दू तुर्की शब्द है और इसका अर्थ है सैनिकों की छावनी। गज़ल किस किस दौरान से गुजरी उसको हम अभी समझते हैं। पर्शियन भाषा में गज़ल का अर्थ है सुखन अज जनाना गुफ्तन, अर्थात औरतों से अथवा औरतों के बारे में बातचीत करने का तरीका अथवा माध्यम। तो गज़ल प्यार मोहब्बत की बोली है। आशिक माशूक उसका प्यार तथा प्यार से उभरने वाली तमाम छटाओं का वर्णन गज़ल में होता है। हम बेझिझक यह कह सकते हैं कि गज़ल की रूह अथवा आत्मा प्यार है, मोहब्बत है, प्रणय है। प्रारंभिक गज़लें अक्सर इसी विषय पर लिखी जाती थी। अमीर खुसरो का यह कलाम देखिए, जो पहली पंक्ति वो पर्शियन में लिखते थे और दूसरी खड़ी बोली में। सखी पिया को जो मैं देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, वहाँ से लेकर मीर तक आते आते गज़ल कैसे बन गई देखो। मीर कहते हैं
नाजुकी उसके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। गज़ल का पहला दौर देश में आगमन से लेकर अमीर खुसरो के कालखंड को पहला दौर हम कह सकते हैं। गज़ल पर्शियन भाषा में लिखी जाती थी तथा उसका विषय मोहब्बत और प्यार के दुख और सुख हुआ करता था। भाषा का जन्म, उर्दू भाषा का जन्म अब तक नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा दौर शुरू हुआ। धीरे धीरे उर्दू समूचे देश में जोर पकड़ रहा था और गज़ल पर्शियन से हटकर उर्दू में लिखी जाने लगी। फिर भी प्रभाव अधिकतर पर्शियन शब्दों का था और पर्शियन मुहावरे तथा दखनी बोली का हुआ करता था। देहलवी के शायरों का भी अच्छा खासा योगदान इस दौरान में रहा। उर्दू का पहला शायर जिसका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था वह थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। वो दखन के बादशाह थे। वो अपने इस कलाम पर बोलते हैं, पिया बाज प्याला पिया जाए ना, पिया बाज ये कातिल जिया जाए ना। इसी दौर के अन्य शायर भी इसी सल्तनत से दखनी थे। तीसरा दौर जो वली दखनी को उर्दू का बाबा आदम भी कहते हैं। उर्दू शायरी से पर्शियन शब्दों को उन्होंने काफ़ी हद तक निकाल दिया। आपको 2 बार दिल्ली भी आए थे। वली दखनी दक्खन के थे। उनके शायरी का नमूना था, देखिए, खूबरू खूब काम करते हैं, एक निगाह हंसू गुलाम करते हैं। इस युग के अन्य शायरों में सिराज, दाऊद, आबरू, मजहर और भी आदि शायर थे। चौथा दौर था इस दौर के मशहूर शायर मीर तकी मीर और सौदा है। मीर को खुदा ए सुखन तथा दिल और दिल्ली का मरसिया भी कहते हैं। मीर लिखते हैं, हमको शायर न कहो मीर की साहब, हमने दर्द गम कितने किए जमा तो दीवान किया। इस दौर के उर्दू शायरी को उर्दू का सुवर्ण काल भी कह सकते हैं। और ख़ासियत यह रही कि इस ज़माने के अधिकांश शायर सूफ़ी पंथ को मानते थे। सूफ़ी पंथ के पवित्र विचार विवरण भी इसमें मिलते हैं। इसमें कई शायर आते रहे। जैसे कि एक वर्णन देखिए, दुपट्टे को आगे से दोहरा न ओढ़े, नुमदार चीज़ें छुपाने से हासिल। मतलब इस दौरान शारीरिक भावनाओं का भी बयान इस शायरी में किया गया है। पांचवा दौर था खुशमस्तकी से गज़ल के सफ़रनामों का। चौथा दौर ज़्यादा पनप नहीं सका। उसमें अवाम ने और गज़ल के रसिकों ने गज़ल को गिरा दिया, ओहदा कबूल नहीं किया और उसी समय गालिब, जौक, मोमिन, बहादुर शाह ज़फ़र और अन्य शायर उभरे। उन्होंने उर्दू की शायरी को खूबसूरती से में चार चांद लगा दिए। गालिब ने गज़ल में दार्शनिकता भर दी और जौक ने आसान लफ्ज़ों की बयानी। मोमिन ने प्यार की खूबसूरती और ज़फ़र ने बदनस्मी की टीस भर दी। गमे हस्ती का असद किससे हो, जूझ मर्ग इलाज, शमा हर रंग में जलती है सहर होने तक, कहते हैं गालिब। लाई हयात कजा ले चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले, जोक कहते हैं। वो तो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न हो, वही वादा यानी निहाब का, तुम्हें याद हो कि न हो, मोमिन कहते हैं।
कितना है बदनसीब ज़फ़र, दफ़न के लिए 2 गज़ ज़मीं भी न मिली कुए यार में। ज़फ़र शाह कहते हैं। इस दौरान में गज़ल का सूर अपनी पूरी शान से चमक रहा था। मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब रहा था और अंग्रेज़ी हुकूमत का आफ़ताब उफ़क़ तक उभर रहा था। ऐसी हुकूमत आई और साथ साथ शायरी भी मचल गई। गज़ल की खिदमत में दाग, आमिर मीनाई, आसिर, जलाल, आज़ाद, अन्य शायरों ने शायरी को हासिल किया। दाग के शागिर्द थे साहिल देहलवी, आगा शायर, सिबाह, नूर, इकबाल इत्यादि। छठा दौर था गज़ल को काफ़ी गहरा धक्का मिला, क्योंकि इस समय आज़ादी की जंग शुरू हो चुकी थी और दूसरा महायुद्ध जहर उगल रहा था। गरीबी, बेकारी, भूख मुँह खोले बैठी थी और इंसानियत की जगह हैवानियत फैल गई थी। जब्तशुदा नज़्म और वतन परस्ती के गीत लिखे जाने लगे और नाजुक मिजाज वाली इश्किया गज़ल घूंघट ओढ़कर चिलमन में के पीछे छुप गई। जंग ख़त्म हुई, आज़ादी हासिल हुई और गज़ल चिलमन के पीछे से निकलकर फिर से इठलाने लगी। जिगर मुरादाबादी और हसरत मोहानी ने मोहम्मद को ख़याली दुनिया से निकाल कर चलती फिरती दुनिया से लाकर खड़ा कर दिया। पुरानी शायरी से महबूब सिर्फ महबूब था, जो कभी आशिक न बना। इन 2 शायरों ने उसे महबूब तो माना, साथ ही उसे एक मुकम्मल इंसान बनाकर उसके दर्द में चाहत भर दी और दूसरों से प्यार मोहब्बत की आरज़ू भी रख दी। हसरत बोलते हैं, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। और जिगर मुरादाबादी कहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मीर गालिब, दाग के बाद किसी को रुतबा मिला तो वो है जिगर मुरादाबादी। इस दौर के तहत में पाकिस्तानी उर्दू शायरी और शायरों के बारे में कुछ लिखना भी ज़रूरी है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद उर्दू भाषा वहाँ की राष्ट्रभाषा हुई और गज़ल अपने अंदाज में वहाँ कामयाब हुई। वहाँ के शायरों ने शायरात ने गज़ल की अच्छी खिदमत की। खासकर पाकिस्तानी साहित्यकारों में नई प्रतिभावान और प्रतिष्ठित कवयित्री की भी काफ़ी तादाद है। स्त्री सुलभ भावनाओं को बड़ा ही मनोहर रूप इस महिलाओं की शायरी में मिलता है। अदा जाफरी उनमें से एक है। वो लिखती है, आखिरी टीस आजमाने को दिल तो चाहा था मुस्कुराने को, हाथ कांटों से कर दिए ज़ख्मी, फूल बालों में एक सजाने को। और परवीन शाकिर कहती है, मैं क्या उसको फ़ोन करूँ, मैं क्यों उसको फ़ोन करूँ, उसने भी तो इल्म होगा, उसके भी तो इल्म होगा, कल शब मौसम की पहली बारिश थी। इन 2 महिलाओं के अलावा किश्तर और परवीन फना सैयद, फातिमा हसन और पाकिस्तान के सबसे मशहूर शायरों में है फैज़ अहमद फैज़, अहमद नदीम कासमी और अहमद फराज नासिर काज़मी। कतिल सिपाही तो भारत में भी बहुत पसंद किए जाते हैं। कतिल कहते हैं, उनके होठों पर सजना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गुनगुनाना चाहता हूँ, आखिर हिचकी तेरे जानू पे आए, मौत भी मैं शायराना चाहता हूँ।
इसके बाद का जो दौर था सातवां, जिसे हम आधुनिक दौर कहते हैं, इस दौर का आगाज़ यकीनन फिल्मी गाने और रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है। इस दौर में उर्दू शेर व शायरी की और गज़ल का त्रिवेणी संगम युग भी कहता है। इसमें 3 बातें थी: शब्द, स्वर और संगीत। आज़ादी मिलते ही मुंबई नगरी में फिल्म की दुनिया ने जन्म लिया। गज़ल बड़ी आसानी से उस दुनिया में घुल मिल गई, क्योंकि गज़ल की तबीयत रूमानी थी और मिजाज आशिकाना था। जिगर सफरद आह, अली सरदार जाफरी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायनी, साहिर लुधियानवी, राजा मेहंदी अली, शैलेंद्र जैसे बेहतरीन शायर थे। सज्जाद, अनिल, विश्वास, नौशाद और आर.डी. बर्मन, सी रामचंद्र ऐसे संगीतकार भी थे। और गायक आशा, लता, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश बेगम, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम। लेकिन फिल्मों को इस जादुई दुनिया के होते हुए भी एक ही आवाज़ ऐसी थी जो अपनी बुलंद से संगीत की दुनिया और गज़ल के कदरदान रसिकों के दिलों पर हुकूमत करती रही। इस बुलंद आवाज़ की मालकिन थी मलिकाए मौसीकी बेगम अख्तर साहिबा। ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। बेगम अख्तर के बाद गज़ल ने फिर से करवट ली और तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन नींव काफ़ी पक्की हो गई। शायर अब अपनी गज़ल के ज़रिए ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत भी आवाम को दिखा रही थी। और आजकल गज़ल बेपर्दा होकर शायरों के साथ गली कूचे और राजपथ पर घूमने लगी और सवाल करती रहती है, कभी कभी जवाब भी देने लगती है। आज का जदीद शायर उसे बतलाता है कि यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता मुझे गिराने के, अगर तुम संभाल सको तो चलो। और सब कुछ सुनकर गज़ल मुस्काती है और कहती है, दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। आधुनिकता का यह दौर किस मकाम पर पहुँचेगा बहुत कहना मुश्किल है, लेकिन गज़ल से मेरी गुजारिश है कि वो और बेपर्दा होकर कुचली हुई लाशों, बरसते हुए अंगार और झुलसते बच्चों की चीखें हमें न सुनाए, अपनी इश्किया तबीयत को बरकरार रखे। धन्यवाद।